तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है द कराची रिजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की जो कराची अधिवेशन हुई थी, वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया था, क्या रिजोल्यूशन लिया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो हमारे एग्जाम के मद्देनज़र। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ये तो हम लोग जान लेते हैं, जो कराची रिजोल्यूशन थी वो कराची पाकिस्तान में लिया गया था और इसका साल था आपका 1931, 1931। इंपॉर्टेंट ये है। और ये पहले ऐसा एक सेशन था कांग्रेस का जहाँ पे जो स्वतंत्रता आंदोलन का अर्थ सामाजिक दृष्टिकोण से उसको देखा गया था। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, जो फ्रीडम मूवमेंट की जो अर्थ सामाजिक दिशा है, उसको ये दर्शाता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक या अर्थ सामाजिक दृष्टिकोण यहाँ पे क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक आर्थिक एक समाज की जीवन की एक नींव सोच रखी थी, जो कि आपका आधारित होगा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के आधार पे लोगों का आर्थिक जीवन यापन होना चाहिए। और इसका मूल उद्देश्य होगा कि सभी लोगों को, सभी भारतवासियों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिक्योर किया जाए। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब एक अच्छे से जो वो सम्मान के साथ उसको रहने का सभी भारतीय नागरिकों का अधिकार है, और उसको सुनिश्चित करने का जो गोल है, उद्देश्य है, उसके लिए उसके हेतु भारतीय कांग्रेस अभी जो भी उसका ये होगा, स्टेप्स होगा, उसके मद्देनजर लेगा। या जो स्वतंत्रता आंदोलन होगा उसका एक उद्देश्य ये भी होगा कि हर भारतीय को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक आत्मसम्मान वाला एक जिंदगी, एक जीवन यापन करने का सभी का अधिकार है। उस दृष्टिकोण से वो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम करेगा या फ्रीडम मूवमेंट करेगा, जिससे कि सभी भारतीयों को एक अर्थ सामाजिक उनको इंडिपेंडेंस मिले, साथ में भारत के इंडिपेंडेंस के साथ में। अभी दोस्तों, अभी तो ये निर्णय लिया गया था कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में कि सभी लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा। लेकिन डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि स्टेट को ये मांग की जाएगी कि वो सेफगार्ड करेगी द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, सभी वर्कर्स की इंटरेस्ट, उसकी हित के बारे में, हित की सोचेगी या उसको सेफगार्ड करेगी, उसकी सुरक्षा करेगी और उसको संरचना भी करेगी। और ये कैसे करेगी? बस सूटेबल लेजिस्लेशन, मतलब ऐसे न्याय, ऐसे नियम निकाल लाएगी हर इंडस्ट्रीज, हर स्टेट, हर वर्कर्स के लिए, जिससे कि उसकी उसकी इंटरेस्ट है उसकी सेफगार्ड हो, उसकी सुरक्षा हो। और उसके लिए इस सुरक्षा में या संरचना में जो सेफगार्ड, उसकी वर्कर्स की सुरक्षा या उसकी इंटरेस्ट की को सेफगार्ड करने क्या क्या होना पड़ेगा, मांग ये रखेगी लिविंग वेज, जो कि ऐसा एक तनख्वाह उसको मिलना पड़ेगा, मजदूरी मिलना पड़ेगा उसको, जिससे कि वो दैनंदिन जीवन में उसको जीने में तकलीफ ना हो। जैसे कि जो बाजार मूल्य है उसके अनुसार ही उसको वेतन दिया जाएगा, जिससे कि वो एक अच्छी तरीक़ा से अपना जीवन यापन कर पाए। उसको अगर बाजार मूल्य से उसको अगर कम उसको मुआवजा दिया जाएगा तो उसको रहना, उसको जीना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये अभी भी ये जो फिलहाल जो ये डेली वेज जो स्टैंडर्ड है, डेली जो हम बोलते हैं डेली वेज अर्नर्स की जो न्यूनतम आय, ये गवर्नमेंट अभी भी सुनिश्चित करती है, जिससे कि सभी लोगों को जीने अच्छी तरीके से या बिना कष्ट के जीने का मौका मिले। और हेल्दी कंडीशंस वर्क, जहाँ भी कोई जो मजदूरी वर्क करता है वो हेल्दी हो, उसकी स्वास्थ्य के लिए या उसकी प्राण के लिए अगर हानिकारक एक कंडीशन है जहाँ पे उसको काम करना पड़े, ये भी नहीं हो सकता। तो सभी इंडस्ट्री फैक्ट्री ओनर्स को या जो लेबर ओनर्स है या जो भी गवर्नमेंट भी हो, तो उसकी वर्कर्स को एक हेल्दी कंडीशन ऑफ वर्क, एक सुरक्षित और स्वस्थ एक कंडीशन वातावरण प्रदान करे वर्कर्स के लिए। और लिमिटेड आवर्स ऑफ लेबर, ये भी एक मांग है, लिमिटेड आवर्स ऑफ लेबर। ये जो हम जो मार्क्सिज्म की थी जो लेबर डे हम लोग करते हैं, तो ये लेबर की जो पहले क्या था, कोई जाने का तो टाइम था, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं था फैक्ट्री से। मतलब जो मालिक थे वो 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ऐसे भी या उससे भी ज़्यादा भी काम कराते थे लेबर से। लेकिन इसके बाद जो अभी लिमिटेड आवर्स ऑफ पर डे, 8 आवर्स ऑफ लेबर जो है, वो लिमिटेड आवर्स ऑफ लेबर की मतलब गारंटी प्रदान किया जाए सभी फैक्ट्री वर्कर्स को, फैक्ट्री ओनर्स द्वारा।
और सुटेबल मशीनरी फॉर सेटिंग इंडस्ट्री डिस्प्यूट, और जो भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स होती है, जो लेबर्स के और मालिक के लेबर और मालिक के साथ जो भी ये होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करने के लिए मतलब एक अच्छा एक ऐसा संस्थान हो या मशीनरी हो, और जिससे कि सभी डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है वर्कर्स और मालिक के मद्देनज़र वो एक अच्छी तरीके से उसका डिस्प्यूट होने का रिड्रेसल का एक मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था करना होगा। और सोशल इंश्योरेंस उसको भी सामाजिक एक इंश्योरेंस दिया जाए, जैसे कि उसकी जो भी मतलब आने वाला दिनों में संकट होगा स्वास्थ्य संबंधी या उसका इनकम संबंधी जो भी उसका वो होगा उसको भी एक इंश्योरेंस दिया जाए, बीमा किया जाए। और लिबरेशन वर्कर एग्रीकल्चर लेबर फ्रॉम कंडीशन सर्वडम, ये था पहले जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे वो मालिक के अंडर में जो जमींदार थे या लेबर लैंड ओनर्स थे उनका गुलाम की तरह काम करता था, और जिससे कि उसको सिर्फ काम ही करना था मालिक के पक्ष में, और उसको कुछ राइट्स नहीं थे। तो इसको भी ये कंडीशन को जो स्लेव और वर्क मालिक का जो रिलेशन था उसको ख़त्म करके लेबर को एग्रीकल्चर लेबर को उसको जो कृषक थे उनको मुक्ति दिलाना है। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स, मतलब जो महिलाएं हैं जो काम करने जाते हैं फैक्ट्री में या उनकी भी बहुत सारे इंटरेस्ट है, उनकी भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, या महिलाओं की जो सुरक्षा या इंटरेस्ट उसकी भी सुनिश्चित किया जाए, उनकी सुरक्षा या उनकी इंटरेस्ट की भी सुनिश्चित या उसको प्रोटेक्शन किया जाए। फिर हो गया हमारा चाइल्ड लेबर ये जो बाल श्रम जो आपका 14 ईयर्स से बिलो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो ये आपका फैक्ट्रीज और माइंस में बहुत ये जब एक बच्चा का उसका पढ़ने का वक्त होता है, इसको अपना खेलकूद करने का टाइम होता है, उस समय अगर उसको काम पे लगा दिया जाए तो उसकी बचपन को बिल्कुल ही उसका गला घोटने का जैसा होता है। तो ये भी जो चाइल्ड लेबर अभी भी एक भारत सरकार द्वारा एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसको भी बैन करने का प्रस्ताव रखा गया था कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में। मतलब अर्थ सामाजिक जो उन्नति, अर्थ सामाजिक जो बेहतरी लेबरर्स की, वर्कर्स की, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो कृषक थे या वर्कर्स थे, तो मतलब उनको ये छूट दिया गया था कि वो यूनियन बना सके, अपना ट्रेड यूनियन से यूनियन बना सके, जिससे कि वो उनकी मांगे रखने के लिए, उनकी मांगे की उनकी जो कंप्लेंट्स है, उनकी जो भी परेशानी है उसको सुनने के लिए कोई संस्थान हो और जो कि उनके हित में काम करें। तो ये भी एक डिसीजन लिया गया था कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में कि ये सब चीज़ों का सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ और क्या क्या मांगे रखी गई थी वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी। तो सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर वो वुड बी रिफॉर्म, जो लैंड टेन्योर की सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया जाएगा। उसका टेन्योर मतलब कितने साल के लिए वो लीज में ले सकता है, उसमें भी रिफॉर्म्स लाने के बाद था। और जो पीजेंट्स थे, वो जो कृषक थे, कभी कभी क्या होता है जो सूखा पड़ जाता था तब उनका खेती उतना नहीं होता था, तब उनको मतलब जो उनको टैक्स देना था, जो उनको ये देना था, उसकी भी मतलब उस पर भी रिलीफ दिया जाए। तो जिस तरह फसल अगर ज़्यादा होता है तो वो टैक्स दे सकते हैं, ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, लेकिन कम हो तो वो टैक्स देने में वो सक्षम नहीं होते थे, तो उनको ये एडजस्ट किया जाने का प्रॉमिस किया गया था, इक्वल एडजस्टमेंट ऑफ द बर्डन एग्रीकल्चर लैंड। और इसके बाद इमीडिएट रिलीफ, और जो छोटे छोटे जो कृषक थे उनको मतलब अगर फसल ना होने पे उनको रिलीफ दिया जाए, जैसे कि उनका रेंट में भूमि की जो रेंट था, भाड़ा था, ये रेवेन्यू जो भी है टैक्स है उसमें रिलीफ दिया जाए। और एग्जामिनेशन अनइकोनॉमिक लैंड इम्पोजिशन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और जो अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग, जो इसमें जो खेती बंजर है उसमें तो टैक्स नहीं दिया जा सकता है, तो उसमें एग्जामिनेशन दिया जाए। और ग्रेडेड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जितनी फसल हो उसके अनुसार, मतलब खेती के अनुसार उस पर टैक्स लगाया जाए, एग्रीकल्चर टैक्स, ना कि फिक्स्ड टैक्स लगाया जाए। तो जितना खेती होगा उतना टैक्स लगाएंगे तो कृषक को भी रिलीफ मिलता है, उनको टैक्स देने में काफ़ी सहूलियत होता है। और डेथ ड्यूटीज, मतलब जो मालिक अगर मर जाए, उसके प्रॉपर्टी बहुत हो, एक प्रॉपर्टी लिमिट के ऊपर अगर छोड़ के कोई मर जाए तो उस पर भी टैक्स लगाया जाए। और रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इंडेप्टेडनेस, जो भी आपका कृषक जो धार में कर्ज में डूबा हुआ था उसको भी रिलीफ दिया जाए। और कंट्रोल ऑफ यूशुरी, जो आपका
सूद का जो बिजनेस चल रहा था उस पर कंट्रोल लगाया जाए, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी सूद का बिजनेस था उस पर कंट्रोल लगाया जाए, जिससे कि कृषकों को कोई शोषण ना कर पाए, उनको लूट ना पाए। और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस करना है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है, उसमें कटौती करना है, जिससे कि स्टेट अपना जो रेवेन्यू है वो लोग जनहित में या लोक कल्याण में इस्तेमाल कर सके। और स्टेट वुड ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग टू सिटीजन्स, मतलब उसके हर नागरिक को राज्य की खर्च में राज्य मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और जो सिविल सर्वेंट्स थे जिनकी सैलरी था उसको मतलब एक लिमिट लगाया जाए, जो कि 500 रुपये तक उनका लिमिट होगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट को बहुत ज़्यादा अगर सैलरी दिया जा रहा था उस समय, तो उसमें अगर लिमिटेशन नहीं होगा तो राज्य का बहुत सारा टैक्स का जो पैसा है वो सैलरी देने में चला जाएगा और लोक कल्याण में की काम में सरकार के पास पैसा नहीं होगा। इसके बाद और क्या क्या रिलीफ मेजर्स लिया गया था देख लेते हैं। इसके साथ और क्या क्या डिसीजन लिया गया था ये भी देख लेते हैं। द स्टेट वुड प्रोटेक्ट इंडिजिनस क्लॉथ अगेंस्ट फॉरेन क्लॉथ, जो भारत के जो खादी वस्त्र है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा फॉरेन क्लॉथ्स के मद्देनजर। और जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है उनको भी सुरक्षित प्रोटेक्शन दिया जाएगा फॉरेन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में। और जो नशीले द्रव्य है जैसे कि ड्रग्स या शराब, उसको उस पर टोटल रोकथाम लगाया जाएगा, प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, जो रुपये और पाउंड की जो डिफरेंस है उसको रेगुलेट किया जाएगा, राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिससे कि भारतीय जो इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षता, ये जो नेशनल इकोनॉमी को इंटरेस्ट की मतलब सुरक्षता मिले, या नेशनल जो इंडस्ट्रीज है उनको लाभ हो, ना कि फॉरेन इंडस्ट्रीज को। और जो की इंडस्ट्रीज है मतलब उसको जैसे कि सर्विसेज है, मिनरल रिसोर्सेज, रेलवेज, वाटरवेज, शिपिंग और अदर जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्रीज है उसको राज्य द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि उनका मतलब इलीगल यूजेस ना हो और उनमें रेगुलेशन आए, जिससे कि लोगों की जनहित के लिए वो यूज इस्तेमाल हो। देखिए हम लोग ये जानते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आई थी, अगर आप लोगों को मालूम है तो उसके बाद इलेक्शंस हुई थी प्रोविंसेस में। तो उस प्रोविंसेस में आपको जो 1937 में जो इलेक्शंस के बाद कांग्रेस बहुत सारे प्रोविंसेस में वो आई थी, और कांग्रेस ने तब ये जो प्रोविंसेस किया गया था लिया गया था, ये जो 1931 की रिजोल्यूशन था उसको पूर्ति करने के लिए कांग्रेस ने काफ़ी सारा स्टेप्स लिए थे। लेकिन उस समय उसके पास पावर सिर्फ 2 साल के लिए था, तो इसके मद्देनजर उसको भली भांति पूर्ति नहीं कर पाई। और इसके साथ साथ उसके मतलब जो यूरोपियन और नेटिव इंटरेस्ट थे, अन्य यूरोपियन उसका उनके भी प्रेशर्स था, जिसके मद्देनजर वो पूरी तरह जो डिसीजन लिया गया था, जो रिजोल्यूशन लिया गया था कराची सेशन में, उसको फुलफिल नहीं कर पाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये मतलब पार्शियली आधे अधूरे इस रूप से ही उसको फुलफिल किया गया था। लेकिन 20 ईयर्स आफ्टर 1951 में जो प्रथम जो इलेक्शंस का वो किया गया था, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरह मतलब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये जो प्रोमिसेस की गई थी कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में, तो इसको पूरी तरह लागू किया गया था भारतीय संविधान में। तो ये कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये इसमें बहुत सारे चीज़ जो कराची रिजोल्यूशन था उसमें से लिया गया है। तो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, तो हम देख सकते हैं कि जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन लिए गए थे, जो कि स्वाधीन भारत में अभी तक उसकी इम्पोर्टेंस हमें दिखाया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका असर दिखाया जाता है। तो कराची सेशन ऑफ रिजोल्यूशन एक सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट एक रिजोल्यूशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो आज आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा ये कराची रिजोल्यूशन कांग्रेस। अगर कुछ डाउट्स है आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।